बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज हम सीखेंगे आसान और ज़रूरी इंग्लिश अल्फाज जिनके उर्दू में मतलब तो एक ही है लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स अलग अलग होते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि एक जैसे मतलब वाले अल्फाज को जुमले में किस तरह इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आप देखें, सिंक का मतलब होता है डूबना और ड्राउन का मतलब भी होता है डूबना। जब हम जुमले को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि अब डूबना लफ्ज की ट्रांसलेशन में क्या लिखें, सिंक लिखें या फिर ड्राउन। देखें, सिंक का मतलब होता है किसी चीज का डूबना, यानी किसी बेजान चीज या नॉन लिविंग थिंग का डूब जाना। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सिंक। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मेरी किताब पानी में डूब गई। मेरी किताब, इसमें सब्जेक्ट है मेरी किताब, लिख देंगे मेरी किताब की जगह माई बुक। माई बुक अब डूब गई। डूब गई मतलब कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस में ये जा रहा है, पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसलिए सिंक कब हो जाएगा सैंक। माई बुक सैंक इन वाटर, मेरी किताब पानी में डूब गई। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कश्ती डूब जाएगी। अब कश्ती भी एक बेजान चीज है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे सिंक। जैसे द बोट, कश्ती डूब जाएगी, फ्यूचर का है तो विल यूज करेंगे, द बोट विल सिंक। कश्ती डूब जाएगी, कश्ती भी बेजान चीज है, और जो पहले एग्जाम्पल में बुक वो भी बेजान चीज थी। अब देखिए, सिंक का मतलब तो होगा बेजान चीज का डूबना। जब कोई जानदार चीज, मतलब कोई जानदार या इंसान डूबे, तो इसके लिए हम ड्रोन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन का मतलब भी डूबना ही होता है, लेकिन जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिविंग थिंग के लिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वो दरिया में डूब गया, वो अब लड़का है ना, तो इसके लिए हम सिंक लगाएंगे या ड्रोन, ड्रोन लफ्ज यूज करेगा। ही ड्रोन इन द रिवर, अब वो डूब गया। गया कौन सा है, पास्ट, पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ड्रॉन को हम ड्रॉन्ड लिखेंगे, ही ड्रॉन्ड इन द रिवर, क्योंकि सेकंड पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ही ड्रॉन्ड इन द रिवर। अब नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, क्राई वीप। अब क्राई का मतलब भी होता है रोना, और वीप का भी मतलब भी होता है रोना। क्राई का मतलब ऐसा रोना होता है जो बकायदा आवाज निकाल कर रोया जाता है, चीख कर, जैसे बच्चे रोते हैं, चीख कर या चिल्ला कर रोना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग। अब बच्चा रो रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसमें इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। देखें, बच्चा द बेबी, रहा है क्राइंग है, और ये रहा की इंग्लिश हो जाएगी, इज भी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी कि द बेबी इज क्राइंग, क्राई की जगह बन जाएगा क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इसी तरह अगर आप जज्बाती रोते हैं या कम आवाज में रोते हैं, आहिस्ता आवाज में जिसमें आंसू निकलते हैं लेकिन आवाज नहीं होती या बहुत कम होती है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वो रो रही थी, शी वॉज वीपिंग। क्राइंग नहीं आएगा, वीपिंग आएगा, क्योंकि वो कम आवाज में रो रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, वो रो रही थी मतलब पास्ट का, और रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूस का। रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूस का। इसमें हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वाज वर्ब यूज होता है इसमें। जैसे वो की इंग्लिश होगी, रही थी लड़की है ना वो, तो शी आ जाएगा, शी वाज वीपिंग। वीप के साथ आईएनजी लग जाएगा तो वो बन जाएगा वीपिंग। शी वाज वीपिंग, वो रो रही थी। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं, बाय एंड परचेज। बाय एंड जो परचेज है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके इस्तेमाल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें, बाय लिखें या फिर परचेज। देखें, बाय का मतलब होता है खरीदना, और परचेज का मतलब भी होता है खरीदना। बाय का मतलब ऐसी चीजें खरीदना जो डेली यूज में होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं या जल्दी खत्म हो जाती हैं, उनके लिए हम लोग बाय लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं सब्जियां खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय वेजिटेबल।
वो रोज दूध खरीदती है। शी बायस मिल्क एवरी डे, मतलब रोजाना के इस्तेमाल जब की चीज खरीदेंगे तो हम बाय लिखेंगे। इसके बरक्स जब परचेज है, परचेज हम ऐसी चीजों की खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होंगी, जो काफी अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या रस्मी चीजों को खरीदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने नया फोन खरीदा, वी परचेज अ न्यू फोन। अब बाय नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि फोन काफी अरसा यूज हो जाता है और ये रस्मी चीज है, डेली यूज चीज नहीं है। इसने पिछले साल जमीन खरीदी। ही परचेज लैंड लास्ट ईयर, मतलब जमीन खरीदना भी एक रस्मी चीज है या लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसमें बाय नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। ही परचेज्ड, खरीदी। ही परचेज्ड लैंड लास्ट ईयर। बाय एंड परचेज यूज करते हुए अक्सर ये भी रूल फॉलो किया जाता है कि बाय उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो अपनी जात के लिए या अपने यूज के लिए हम खरीदते हैं, और परचेज उन चीजों के लिए भी खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम खरीदते तो खुद हैं लेकिन उनको हम प्रॉफिट लेके या उनको रिपेयर करके तो आगे सेल कर देते हैं, तो उसके लिए हम परचेज इस्तेमाल, यानी कि जिसमें प्रॉफिट नजर आए, चीज को खरीद के हम बेच के हम उससे प्रॉफिट कमाने। नेक्स्ट है फूड एंड मील। फूड मतलब कोई भी खाने वाली चीज होगी उसको हम फूड बोलेंगे। जैसे खाने वाली आइटम हो, दूध हो, दही, सब्जियां, फल, इनको हम फूड बोलेंगे। जैसे खाना वगैरह जो भी हम खाते हैं, जो भी खाने वाली चीज है उसके लिए हम फूड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, खाना जाया ना करो, खाना। अब यहाँ आ जाएगा, ना जाया करो, डोंट वेस्ट फूड। डू नॉट भी को हम डोंट भी पढ़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। खाना जाया ना करो, डोंट वेस्ट फूड। अब देखिए, जाया ना करो किस चीज की बात हो रही है, खाने वाली चीज की बात हो रही है कि खाने वाली चीज को जाया ना करो, तो इसके लिए हम फूड इस्तेमाल करेंगे। मील का मतलब होता है एक वक्त का खाना, जैसे दोपहर, रात या सुबह का नाश्ता। जब भी हम एक वक्त बैठ के खाने खाने लगते हैं तो वो क्या है, मील। आपके सामने खाना जब पड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे मील। जैसे खाना खत्म करो, फिनिश योर मील। नेक्स्ट वर्ड है रीड एंड स्टडी। रीड का मतलब तो पढ़ना होता है, लेकिन स्टडी का मतलब पढ़ना नहीं होता, पढ़ाई करना होता है। ये अक्सर हम मिसयूज करते हैं। दोनों का मतलब हम समझते हैं कि सेम ही है, लेकिन स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। रीड मतलब ऐसा पढ़ना, सिर्फ सामने ला के बुक को थ्रू आउट रीड कर देना। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, किसी मकसद के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। रीड को एग्जाम्पल से समझते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैंने कहानी की एक किताब पढ़ी, आई रीड अ स्टोरी बुक। ठीक है, इसी तरह स्टडी का मतलब होता है मेहनत से पढ़ाई करना, कुछ सीखने के लिए या कुछ पाने के लिए मेहनत करके पढ़ना जो होता है वो होता है स्टडी करना। स्टडी, जैसे वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, ही इज स्टडिंग फॉर एग्जाम, यानी कि किसी मकसद के लिए वो पढ़ रहा है, तो इसलिए हम इम्तिहान की तैयारी के लिए वो पढ़ रहा है, तो ये वो आ जाएगा स्टडी, नॉट रीड। ठीक है, इसी तरह फाइंड एंड सर्च। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, और फाइंड का मतलब भी होता है ढूंढने से मिल जाना, और सर्च मतलब ढूंढना भी, जो चीज गुम हो गई हो, तलाश करना उसको। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे सर्च। सर्च, जैसे जैसे आई फाउंड माई कीज, मुझे मेरी चाबियां मिल गई। और सर्च का मतलब होगा, जैसे मैं अपनी किताब सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर माई बुक, यानी कि सर्च उस लिए, उस तलाश के लिए लिखेंगे, जो चीज के लिए लिखेंगे जो भी मिली ना हो। और जो मिल जाए आपको, आप जो ढूंढ लें उसको, उसके लिए आप लिखेंगे फाइंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।